हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे एटिलेक्टेसिस के बारे में, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की लंग्स जो है उसकी डिसीज कंडीशन होती है। तो एटिलेक्टेसिस होता क्या है? तो कोलैप्स ऑफ एल्विलाई और लंग्स टिश्यू रिजल्टिंग इम्पेयर गैस एक्सचेंज। मतलब एल्विलाई और लंग्स टिश्यू जो है उसका कोलैप्स हो जाना। कोलैप्स का मतलब है सिकुड़ जाना, और वो सिकुड़ने के कारण से वहाँ पर गैसों का जो एक्सचेंज जो हो रहा है वो क्या हो जाता है, या तो कम हो जाता है या बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? एटिलेक्टेसिस कहा जाता है। एल्विलाई जो होती है वो क्या होती है, लंग्स के अंदर ब्रोंकियल ट्री जो है उसका सबसे लास्ट पार्ट होती है, जो कि थैले की समान आकृति होती है। और वहाँ पर ही क्या होता है, गैसों का जो एक्सचेंज जो होता है, मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये एक्सचेंज एल्विलाई के अंदर होता है। किसी कारण से ये जो एल्विलाई जो होती है, जो कि थैले के समान स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या होना, सिकुड़ जाना, मतलब वो सिकुड़ जाती है। और वो सिकुड़ जाती है, उसी कंडीशन को एटिलेक्टेसिस कहा जाता है। ये एटिलेक्टेसिस जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो एक्यूट हो सकता है। एक्यूट एटिलेक्टेसिस जो होता है वो ज़्यादातर पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन के बाद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जबकि दूसरा क्रोनिक होता है। क्रोनिक ज़्यादातर सीओपीडी की कंडीशन जो होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कंडीशन जो होती है, जिसमें एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसके कारण से होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं एटिलेक्टेसिस जो है उसके कारणों की, ये किन कारणों से होता है। तो एटिलेक्टेसिस जो है उसका कॉज अगर देखते हैं तो सबसे पहला कारण तो एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब एयरवे में ब्लॉकेज आ जाता है या अवरोध आ जाता है, उसके कारण से एटिलेक्टेसिस हो सकता है। एयरवे के अंदर ये ब्लॉकेज जो है वो या तो म्यूकस जो है उसके प्लग होने के कारण से हो सकता है, कि म्यूकस जो है वो इकट्ठी हो जाए, और इकट्ठी होने के बाद एयरवे जो है उसको ब्लॉक कर दे, या ट्यूब जो है उसको ब्लॉक कर दे उसके कारण से, या कोई फॉरेन बॉडी जो है वो एयरवे के अंदर चली जाए और वो एयरवे को ब्लॉक कर दे, उसके कारण से हो सकता है। या कोई ट्यूमर जो है उसके कारण से एयरवे ब्लॉक हो सकता है, या ब्लड क्लॉट के कारण से, या फिर सीओपीडी की कंडीशन जो है उसके कारण से, जैसे ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, अस्थमा की कंडीशन है, तो उसके कारण से भी एयरवे जो है वो ब्लॉक हो सकता है, वो अवरुद्ध हो सकता है। या एम्फाइसीमा की कंडीशन जो है तो उसके कारण से भी एयरवे ब्लॉक हो सकता है। तो एक तो एयरवे जो है उसके अंदर ब्लॉकेज होने के कारण या वो अवरुद्ध होने के कारण से हो सकती है। सेकंड जो है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, मतलब एयरवे ब्लॉकेज नहीं होता है किसी अन्य कारण से, जैसे कि लंग्स के ऊपर बाहर से कोई प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, और उसके कारण से लंग्स जो है वो रिकॉइल हो जाते हैं, या लंग्स जो है वो टिश्यू वो सिकुड़ सकता है। ये ज़्यादातर चेस्ट के अंदर इंजरी होने के कारण से हो सकता है। या प्लूरल इफ्यूजन, जिसको न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, जिसमें प्लूरा जो इसके अंदर एयर या फिर फ्लूइड जो है तो उसका कलेक्शन हो जाता है, और उसके कारण से लंग्स के ऊपर प्रेशर गिरता है और लंग्स जो है वो कोलैप्स हो सकते हैं। एक ट्यूमर जो है उसके कारण से कंडीशन उत्पन्न हो सकती है कि ट्यूमर है, ट्यूमर के कारण से, ट्यूमर जो है वो लार्ज ट्यूमर है, और लार्ज ट्यूमर के कारण से वो स्पेस जो इसको ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जगह घेरेगा, वो जगह घेरने के कारण से भी लंग्स टिश्यू जो इसको प्रेशर गिर सकता है, वो सिकुड़ सकता है। एक न्यूमोनिया की कंडीशन के में भी हो सकता है कि न्यूमोनिया के कारण से लंग्स टिश्यू जो है डैमेज हो जाए, और उसके कारण से वो सिकुड़ सकता है। एक मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम जो हो रही है, जैसे कि सीवियर स्केलेरोसिस हो रहा है, तो उसके कारण से भी लंग्स के ऊपर प्रेशर गिर सकता है और वो सिकुड़ सकता है। एक एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, या फिर अपर एब्डोमेन जो है या चेस्ट की सर्जरी हो रही है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर गिरेगा, और प्रेशर गिरने के कारण से लंग्स जो टिश्यू जो है सिकुड़ सकता है। एक लिम्फ नोड जो है उसमें एनलार्जमेंट के कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ये तो कॉज हो गए। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर या जोखिम कारक की। तो ये इसके होने की संभावना, एक तो एज जो है उसके अनुसार ज़्यादा रहती है, कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें, या 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो होते हैं लोग, उनमें होने की संभावना एक ज़्यादा रहती है। सेकंड, लंग्स डिसीज जो कोई है तो उसके कारण से भी ये हो सकता है, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो उसमें भी एटिलेक्टेसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक प्री टर्म बर्थ या प्री मैच्योर बर्थ जो है उसके कारण से भी लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, और उसके कारण से भी एटिलेक्टेसिस हो सकता है। एक एब्डोमिनल या चेस्ट सर्जरी कोई है तो उसमें भी संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जनरल एनेस्थेसिया जो है तो उसमें भी इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर हो कंडीशन तो उसमें, या न्यूरोमस्कुलर कंडीशन कोई है तो उसके कारण से भी एटिलेक्टेसिस हो सकता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण या स्मोकिंग के कारण से भी इसकी जोखिम जो है वो बढ़ सकती है। तो ये तो इसके रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एटिलेक्टेसिस होता कैसे है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो एटिलेक्टेसिस जो होता है वो दो कंडीशन के कारण से उत्पन्न हो सकता है। एक तो लंग्स के किसी भाग के अंदर, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब अवरोध हो जाता है, और अवरोध होने के कारण से एयर जो होती है वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाती, मतलब बाहर नहीं निकल पाती है। एयर बाहर नहीं निकलने के कारण से एयर जो होती है वो एल्विलाई के अंदर ट्रैप हो जाती है, मतलब फंस जाती है। और एयर एल्विलाई के अंदर फंसने के बाद वही एयर जो होती है वो फिर क्या होती है, ब्लड अपस्ट्रीम जो होता है, मतलब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एयर एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ पर
बाहर की एयर जो है वो अवरोध के कारण से उसको रिप्लेस नहीं कर पाती, मतलब बाहर की एयर अंदर एल्विलाई में नहीं पहुंच पाती और उसके कारण से एल्विलाई जो होती है वो एयरलेस हो जाएगी, मतलब एल्विलाई जो होती है वो बिना एयर की या खाली हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अवरोध तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या हो सकता है कि किसी भी कारण से लंग्स के जो है उसके ऊपर बाहर से एक्सेसिव प्रेशर गिर सकता है। बाहर से ज़्यादा प्रेशर गिरने के कारण से लंग्स के अंदर नॉर्मल जो एक्सपेंशन होता है, मतलब फुलाव जो होता है वो फुलाव नहीं हो पाता, लंग्स फूल नहीं पाते। लंग्स नहीं फूलने के कारण से क्या होगा कि बाहर से प्रेशर गिरने के कारण से एल्विलाई जो होती है वो फिर क्या हो जाएगी, एयरलेस हो जाएगी। अब जब एल्विलाई एयरलेस हो जाती है तो एल्विलाई की जो सेल होती है उसके वो डैमेज हो जाएंगी और वो सेल डैमेज होने के कारण से उसके अंदर लंग सर्फेक्टेंट जो होता है, जो कि उसको सिकुड़ने से प्रिवेंट करने का काम करता है, मतलब बचाता है, वो सर्फेक्टेंट जो होता है वो लैक हो जाएगा, मतलब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर वो एब्सेंट हो जाएगा। वो एब्सेंट होने के कारण से वही एल्विलाई जो होती है वो फिर क्या हो जाएगी, रिकॉइल हो जाएगी और कोलैप्स हो जाएगी। वो रिकॉइल या कोलैप्स होने के कारण से वहाँ पर गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगी, नई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से निकल के एल्विलाई के अंदर आ पाएगी और उसके कारण से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसको हाइपोक्सीमिया कहा जाता है और हाइपोक्सीमिया के कारण से एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा एटिलेक्टेसिस जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं एटिलेक्टेसिस जो है उसके साइन एंड सिम्टम, मतलब क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है या लक्षण दिखाई देते हैं। तो एटिलेक्टेसिस के अंदर एक तो कफ जो है वो आता है, कफ के साथ स्पुटम आता है, मतलब खांसी आती है और साथ ही साथ बलगम वाली खांसी आती है। एक लो ग्रेड फीवर आता है, हल्का हल्का बुखार आता है। अगला डिस्निया की कंडीशन हो सकती है, मतलब ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो कंडीशन हो सकती है। एक टेकीकार्डिया कंडीशन होती है, इसमें पल्स रेट जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, 100 से ज़्यादा होती है। एक टेकीपनिया की कंडीशन हो सकती है, मतलब रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, 20 से एबो हो सकती है। एक प्लूरल पेन हो सकता है, मतलब चेस्ट के अंदर पेन हो सकता है, स्पेशली अफेक्टेड पार्ट जो होता है, मतलब जहाँ पर रिकॉइल हुआ है या कोलैप्स हुआ है उस एरिया के अंदर उसको पेन होता है। इसके अलावा सेंट्रल साइनोसिस हो सकता है। साइनोसिस का मतलब होता है कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उसका ब्लू कलर का होना, और ये ब्लू कलर का मेनली ऑक्सीजन जो है उसकी डेफिशिएंसी या ऑक्सीजन की कमी के कारण से होता है। एक विजिंग साउंड जो होते हैं वो भी सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा सुपाइन पोजीशन में जब पेशेंट होता है तो उसको ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये तो इसके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें ब्रीथ साउंड होते हैं वो सुने जाते हैं। तो एटिलेक्टेसिस के अंदर ब्रीथ साउंड जो होते हैं वो बिल्कुल ही डल सुनाई देते हैं, मतलब बहुत ही कम सुनाई देते हैं। इसके अलावा क्रैकल साउंड जो होता है वो भी सुनाई देता है। अगला चेस्ट एक्सरे लिया जाता है। चेस्ट एक्सरे के अंदर लंग्स जो है वो कंसोलिडेट एरिया जो होता है वो दिखाई देता है, या इनफिल्ट्रेट पैचेज जो होते हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमेट्री के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट जो होती है वो 90 से बिलो जो है वो मिल सकती है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका मैनेजमेंट के अंदर एक तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, उसमें एक तो ब्रोंकोडायलेटर जो होते हैं वो दिया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर जो होते हैं वो एल्ब्यूटेरॉल जो है वो दिया जाता है। ये ज़्यादातर नेबुलाइजर जो है या इनहेलेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एक और चीज़ दी जाती है इसमें एसिटाइलसिस्टाइन दी जाती है। एसिटाइलसिस्टाइन जो होती है वो म्यूकस जो होता है उसको थिनिंग मतलब पतला करने के लिए दी जाती है, ताकि एयरवे के अंदर जो ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा नेजोट्रेकियल और ऑरल सक्शनिंग की जाती है, उसके द्वारा एयरवे जो है उसको क्लीनिंग किया जाता है। एक थोरासिंथेसिस जो है वो किया जाता है। यदि प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है या न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है तो प्रेशर को कम करने के लिए थोरासिंथेसिस करते हैं, जिसमें एक नीडल जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर इंसर्ट की जाती है। उस नीडल की सहायता है वहाँ पर जो फ्लूइड या एयर का कलेक्शन हुआ है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगला ब्रोंकोस्कोपी जो है वो की जाती है। यदि फॉरेन बॉडी जो है उसके कारण से या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाती है। चेस्ट फिजियोथेरेपी के द्वारा सिक्रेशन जो है उसको रिमूव किया जाता है और एयरवे को क्लीन की जाती है। साथ ही साथ लंग्स जो इसके एक्सपेंशन को प्रमोट किया जाता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में एक तो चेस्ट परकशन जो है वो किया जाता है। सेकंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाती है। थर्ड पोस्चुलर ड्रेनेज जो होता है वो इसमें करवाया जाता है। पांचवा इंसेटिव स्पायरोमेट्री करवाई जाती है और उसके द्वारा पेशेंट को डीप ब्रीथिंग के लिए एनकरेज किया जाता है। यदि पेशेंट जो है वो स्वयं डीप ब्रीथिंग करने के लिए अनेबल होता है तो उस कंडीशन के अंदर पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर जो होता है पेप थेरेपी वो काम में लाई जाती है और उसके द्वारा ब्रीथिंग जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा नेबुलाइजर जो है वो काम में लिया जाता है। नेबुलाइजर के अंदर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्रोंकोडायलेटर जो है वो इसमें साथ में दिए जाते हैं। यदि एबो मेजर जो है वो फेल हो जाता है, पेशेंट जो है वो रेस्पिरेशन नहीं कर
पाता है या ब्रीथिंग नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाता है और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के द्वारा मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो शुरू करवाया जाता है, मतलब वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट को रखा जाता है। तो ये तो इसका मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में एक तो पेशेंट की पोजीशन जो है वो चेंज करते रहेंगे, ज़्यादातर उसको सुपाइन पोजीशन से अपराइट पोजीशन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे ताकि लंग्स जो है उसका एक्सपेंशन अच्छे से हो सके। सेकंड, पेशेंट जो है उसको एनकरेज करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी मोबिलाइजेशन करे, मतलब जल्दी से जल्दी मूवमेंट के लिए उसको एनकरेज करना है। अगला पेशेंट जो है उसको डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज जो होता है उसके लिए एनकरेज करना है। अगला पेशेंट जो है उसको यदि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई कोई ओपियोइड या सेडेटिव ड्रग जो है तो वो ध्यानपूर्वक देनी है और देने के साथ ही पेशेंट जो उसको ऑब्जर्व करना है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि सीडेशन के कारण से जो है या ओपियोइड ड्रग के कारण से भी एटिलेक्ट्रेसिस जो है उसके होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। एक पोस्टुरल ड्रेनेज जो है वो करेंगे ताकि लंग्स जो है उसके सिक्रेशन जो है उसको रिमूव किया जा सके। अगला सक्शनिंग करेंगे और सक्शनिंग के द्वारा एयरवे के अंदर जो भी सिक्रेशन जो है उसको रिमूव करेंगे। तो ये था एटिलेक्ट्रेसिस। एटिलेक्ट्रेसिस जो इसका जो नर्सिंग केयर प्लान जो है उसका कॉमन नर्सिंग केयर प्लान आपको चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। नर्सिंग रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।